हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूर्यवंश के बारे में। 1540 से 1555 ईस्वी शेरशाह सूरी। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सूर्यवंश तो जो इसका शासन काल रहा है वो मुग़ल साम्राज्य के बीच के समय का अंतराल है, उसके बीच रहा है। ठीक है, बाकी मुग़ल वंश हमने अच्छे से कवर कर लिया है। हमारी जो मध्यकालीन भारत की सीरीज़ है आप उसमें जाके अच्छे से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्यवंश के बारे में। 1540 से 1555 ईस्वी तो ये शासन काल रहा। 1540 ईस्वी में, ठीक है, द्वितीय मुग़ल शासक हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की नींव रखी। ठीक है, सूर साम्राज्य मुग़ल साम्राज्य के बीच का समय अंतराल है। ठीक है, अब इसमें देखिए, मुग़ल साम्राज्य 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। वो पहला शासक था। हुमायूं हुआ दूसरा शासक, उसका बेटा। 1530 से 1540 ईस्वी तक मुग़ल साम्राज्य हुमायूं का शासनकाल रहा। ठीक है, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया शेरशाह सूरी ने। उसके बाद आया सूर्यवंश शेरशाह सूरी के द्वारा। फिर उसके बाद 1555 से 1556 में फिर शासनकाल आया हुमायूं का। इसने शेरशाह सूरी को हराया था, अफगान जो शासक थे, हराया। फिर दोबारा जो शासनकाल आया वो आया हुमायूं का। अब इसके बाद के जो राजा आए फिर मुग़ल वंश चलता रहा। ठीक है, तो इस प्रकार जो बीच का जो समय अंतराल है उसमें शेरशाह सूरी ने शासन किया और इनका शासनकाल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए काफ़ी फेमस है, जिस कारण इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। इन जगहों पे आप देख सकते हैं एम्पायर ऑफ द सूरीज। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने शासन किया था। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सूर्यवंश का शासनकाल कब तक रहा। अब हम देखते हैं आगे। वीडियो जो आपके लिए लाई जाती है बिल्कुल अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लाई जाती है कि हम जितना अच्छे से हो सके आपको समझाया जाए। हमारी जो और भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो अच्छे पिक्चर्स के साथ, अच्छे मैप के साथ अपलोड हुई हैं। आप उन्हें जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पे। प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक, प्रथम जो अफगान साम्राज्य का संस्थापक है उसे माना जाता है बहलोल लोदी का। ठीक है, बहलोल लोदी को माना जाता है। द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी इसका शासनकाल रहा था। तो चलिए देखिए, शेरशाह का जो जन्म है 1472 ईस्वी में हुआ था। इसका वास्तविक जो नाम था वो फरीद था। उसके पिता हसन खां सासाराम में एक छोटा सा जागीरदार थे। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने एक शेर को मारने के कारण फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इन्होंने एक शेर को मारा था। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, नाम, वास्तविक नाम फरीद था, ये इम्पोर्टेंट है। और ये प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था और द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। आगे चौसा का युद्ध। अब इसमें जो हुमायूं के साथ युद्ध हुए वो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हुमायूं को हराने के बाद ही शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की नींव रखी थी, तो उसमें कुछ युद्ध हुए थे। 2 युद्ध होंगे, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, 26 जून 1539 को बक्सर के निकट हुमायूं और शेर खां के बीच में युद्ध हुआ। मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ, जिस कारण इसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह ने अपने नाम के सिक्के खुदवाए और सिक्के ढलवाने के आदेश दिए। अब ये देखिए, शेर शाह का पुराना सबसे बचपन का नाम फरीद था। उसके बाद इसका नाम हुआ शेर खां, क्योंकि इन्होंने शेर को मारा था, जिस कारण इसका नाम हुआ शेर खां। उसके बाद चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बन जाता है कि शेर खां ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध को जीतने के बाद धारण की, तो वो था चौसा का युद्ध। शेर शाह ने अपने नाम के सिक्के खुदवाए और सिक्के ढलवाने के आदेश दिए। हार का कारण क्या था? हुमायूं का अव्यवस्थित सेना थी और भाइयों का सहयोग ना मिलना, ये 2 प्रमुख कारण थे चौसा के युद्ध के। आगे कन्नौज का युद्ध देखिए, 1540 में, ठीक है, एक युद्ध हुआ कन्नौज का, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में।
युद्ध में हुमायूं के भाई हिंदाल और अस्करी भी थे। हुमायूं इस युद्ध में पराजित हुआ। इस युद्ध के पश्चात शेर खान ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस तरह सत्ता अफगानों के हाथ में चली गई। शेर खान ने दिल्ली में सूर्यवंश की नींव रखी, जिसका शासनकाल इतना लंबे समय तक चलता रहा। अब हम देखते हैं आगे। ये देखिए मुग़ल बादशाह बाबर, इसमें हमने अच्छे से कवर किया था कि मुग़ल सल्तनत भारत में आया कैसे और उसके क्या प्रभाव भारत में पड़े। आगे देखिए शेर शाह सूरी के सैन्य अभियान। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट है। इनका सैन्य अभियान कौन कौन से रहे थे, किसके किसके साथ युद्ध हुआ जिससे इसका साम्राज्य विस्तार बढ़ा। शेर शाह ने 1540 ईस्वी में 67 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी 67 वर्ष, काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। शेर शाह ने सर्वप्रथम 1540 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करके लाहौर को जीता। ये पंजाब पर आक्रमण करके इसने लाहौर को जीता था सबसे पहले। गखरों से युद्ध हुआ 1541 में। एक जाति थी गखर जाति, उससे युद्ध हुआ था 1541 में शेर शाह का। रीज़न यह था कि जो गखर जाति थी वो मुग़लों का सहायता करती थी, जिस कारण प्रथम सैन्य अभियान 1541 ईस्वी में गखर जाति से इनका हुआ। आगे देखते हैं बंगाल का विद्रोह। ये देखिए बंगाल का जो सूबेदार था खरीज खां, वो एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहा था, तो इस कारण ये विद्रोह हुआ और शाह शेर खां ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। उसने खिरिज खां को बंदी बना लिया। ठीक है, यहाँ पे खिरिज खां था, वो एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहा था, जो कि शेर शाह को इस बात को नहीं जचा। ठीक है, शेर शाह को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने बंगाल का विद्रोह किया। आगे मालवा का अभियान 1542 ईस्वी। गुजरात के शासक बहादुर शाह के मरने के बाद मालवा का सूबादार कादिर खान ने अपने को कादिर शाह के नाम से मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, जिस कारण शेर शाह मालवा को अपने अधीन करने के लिए कबीर शाह पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा और शेर शाह ने सुजात खां को मालवा का नया गवर्नर नियुक्त किया, यानी मालवा पर भी शेर खान ने अधिकार कर लिया 1542 ईस्वी में। यह है मालवा, मध्य प्रदेश के पास का पार्ट है। रायसीन का अभियान 1547 ईस्वी। रायसीन के शासक पूरणमल द्वारा 1542 ईस्वी में शेर शाह की अधीनता स्वीकार करने के बाद वहां असंतोष फैलने के कारण शेर शाह ने रायसीन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 1542 ईस्वी में पूरणमल के द्वारा। ठीक है, वहाँ का शासक पूरणमल था, तो उस पर शेर शाह की अधीनता स्वीकार करने के बाद वहाँ पे असंतोष फैलाने के कारण शेर शाह ने रायसीन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि पूरणमल जो था जब उसकी अधीनता उसने स्वीकार की तो वहाँ पे असंतोष फैलने लगा, जिस कारण शेर शाह ने वहाँ पे भी अपना अधिकार कर लिया था। सिद्ध हुआ मुल्तान 1543 ईस्वी में शेर शाह ने पंजाब के सूबेदार हेवंत खां के नेतृत्व में सिंध और मुल्तान के विद्रोहियों बक्सू और फतेह खां पर विजय प्राप्त की। ये इसके सभी प्रमुख सैन्य अभियान हैं। आगे मारवाड़ अभियान। मारवाड़ अभियान, ठीक है, तो ये राजस्थान में पड़ता है मारवाड़। तो शासक मालदेव की राजधानी जोधपुर थी। मारवाड़ का जो शासक था मालदेव, उसकी राजधानी जोधपुर थी। शेर शाह ने मालदेव के विरुद्ध अभियान किया। दोनों सेनाएं भल नामक स्थान पर एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित रहीं और इसमें भी शेर शाह विजयी रहा। कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी। यह अभियान शेर शाह का अंतिम सैन्य अभियान माना जाता है। कालिंजर का शासक किरत सिंह था। शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई। शेर शाह का जो मकबरा है सासाराम बिहार में है। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। ठीक है, यह शेर शाह का मकबरा, जो कालिंजर का किला है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। तो यहाँ पर भी शेर शाह का कब्जा हो गया था। शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी देखिए कैसे बने। उसकी तो मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी आए। ठीक है, वो देखिए इस्लाम शाह और मोहम्मद आदिल शाह, ये इसके उत्तराधिकारी थे। शेर शाह की मृत्यु के उपरांत 1545 ईस्वी में उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। मारवाड़ के मालदेव की पुत्री लाल बाई का विवाह इस्लाम शाह के साथ हुआ। इस्लाम शाह ने उत्तर पश्चिमी की सीमा की सुरक्षा के लिए 5 किले खड़े किए। यहाँ किले आएगा, ठीक है, किले खड़े किए। इनको सम्मिलित रूप से मनकोट का किला कहा जाता था। वो 5 किले कौन कौन से थे? शेरगढ़
इस्लामगढ़, रशीदगढ़, फिरोजगढ़ और मानकोट। तो इन पांचों को मिलाकर मानकोट का किला कहा जाता है। तो इसने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए यह किया था। इस्लाम शाह जो कि इसका बेटा था, 1545 से 1553 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता रहा। उसके बाद आया मोहम्मद आदिल शाह, 1553 से 1555 ईस्वी। ठीक है, मुबारिक का मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, मुबारिक खां आएगा तो मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने रेवाड़ी के नमक विक्रेता हेमू को अपना वजीर नियुक्त किया। आदिल शाह ने उसे विक्रमजीत की उपाधि प्रदान की। हेमू को आदिल शाह के समय अफगान साम्राज्य 4 भागों में विभाजित हुआ। बस यही एक मौका था जिस कारण हुमायूं दोबारा विजयी रहा। पंजाब सिकंदर शाह को दिया गया, दिल्ली और आगरा इब्राहिम शाह को दिया गया, आगरा से बिहार तक आदिल शाह और बंगाल मोहम्मद साहब को दिया गया। ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद शाह आएगा, मोहम्मद शाह को दिया गया, मोहम्मद शाह को दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो इसका शासनकाल था शेर शाह सूरी का, ठीक है, सूरवंश, तो अलग अलग भागों में विभाजित हो गया, तो अलग अलग लोगों ने इसे संभाला। इसी चीज़ का फ़ायदा हुमायूं ने उठाया। उसने एक एक करके सभी को हराया और दोबारा भारत में मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह, तो ये देखिए यहीं से हमारा बंदेगा, जैसे कि हुमायूं ने भारत पर दोबारा मुगल वंश की नींव रखी। इससे हुमायूं को भारत के साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिला, क्योंकि साम्राज्य अलग अलग भागों में बट गया था। हुमायूं ने सिकंदर शाह को फिर इब्राहिम शाह को हराकर दिल्ली और आगरा को फिर से जीत लिया। हुमायूं ने 1555 ईस्वी को जबरदस्त 2 लड़ाइयाँ लड़ी, ज़बरदस्त, मच्छीवाड़ा और सरहिंद। तो इसमें उसने अफ़गानों को पराजित किया, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। तो ये दोनों लड़ाइयाँ लड़ी, जिसे हम आगे देखते हैं। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी, लुधियाना में सतलुज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा स्थान पर हुमायूं और अफगान सरदार, ठीक है, हुमायूं और अफगान सरदार नसीम खां और ततार खां के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं जीता और पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। सरहिंद का युद्ध, यह भी 1555 ईस्वी में। अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर कर रहा था, मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था। युद्ध में अफगानों की पराजय हुई। 1555 ईस्वी में, यहाँ 55 आएगा, इसमें हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इस प्रकार मुगल वंश आगे फिर चलता रहा। आगे देखिए सूर्यवंश की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही। ये देखिए, शेर शाह सूरी ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी। शेर शाह सूरी ने शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी समकालीन इतिहासकार अब्बास खान शेरवानी की जो पुस्तक है तारीखी शेरशाही, उससे मिलती है। शेर शाह की 5 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका शासन प्रबंध ही था, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। तो ये देखिए कैसे बटा था। केंद्रीय प्रशासन प्रमुख 6 भागों में बटा हुआ था। प्रांतीय प्रशासन जिलों का शासन था, तहसील का शासन था और गांव का शासन था। ये था इनका तहसील शासन। और केंद्रीय प्रशासन 6 भागों में बटा हुआ था। तो वो हम देखेंगे 6 भाग कैसे कैसे थे। सबसे पहले देखिए 6 भाग। तो सबसे पहले दीवाने वजारत। तो दीवाने वजारत में देखिए राजस्व विभाग इसे बोलते थे, विवाने आरिज इसे बोलते थे सैन्य विभाग। तो ये 6 भाग थे केंद्रीय प्रशासन के। खिवाने रिसालत इसे विदेशी विभाग बोला जाता था। विवाने ईशा ये पत्रचार विभाग था। विवाने कर्ज इसे न्याय विभाग बोला जाता था। विवाने बारिश इसे गुप्तचर विभाग बोला जाता था। तो ये प्रमुख 6 विभाग थे। तो सूर्यवंश केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। तो अब इन विभागों को हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। शासन की जो समस्त शक्तियाँ थी, ठीक है, मेन पावर, वो शेर शाह के हाथों में केंद्रित थी। तो जैसे आपको बताया, जो मेन पावर होती थी वो राजा के हाथ में ही रहती थी। चाहे हमने प्राचीन भारत का इतिहास किया हो, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास किया हो, मुगल वंश किया, तुगलक वंश किया, लोधी वंश किया, खिलजी वंश किया, हमने सभी को अच्छे से कवर किया। अकबर का आक्रमण, तुर्की आक्रमण, तो सभी में यही चीज़ देखी है। चंद्रगुप्त मौर्य भी किया है, गुप्त साम्राज्य किया है। तो उसमें हमने यही देखी है कि जो मेन पावर है वो राजा के हाथ में ही थी। ठीक है, सुप्रीम किंग ही था। दीवाने वजारत ये विभाग आर्थिक मामलों की देखरेख करता था। ये देखिए जैसे आपको बताया, इसका जो अध्यक्ष है वो वजीर होता था, जो प्रधानमंत्री के पद के समान था, जिसे राजस्व विभाग कहते थे। विवाने आरिज, वे विभाग के अधिकारी को आरिज मुमालिक कहा जाता था।
परंतु जो सैनिक की भर्ती व सेनापति का काम है वो शेरशाह समय करता था कि किन सैनिकों को भर्ती करनी है, और खुद का सभी सैनिकों का सेनापति शेरशाह खुद ही था, जिसे सैन्य विभाग कहते थे विवाने आरिश। घिवाने रियासत, ये अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार आदि के जरिए संपर्क रखना होता था। विवाने रिसालत, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे दीवाने ईशा। तो इसमें देखिए क्या था, ये सामान्य प्रशासन विभाग था जिसके अधिकारी का प्रमुख कार्य सरकारी दस्तावेजों, ठीक है, और आदेशों का पालन करना था। विवाने कर्जा, ये न्याय विभाग था जिसका मुख्य अधिकारी को काजी कहा जाता था। विवाने बरीद, ये गुप्तचर विभाग था जिसका कार्य डाक व्यवस्था की देखभाल करना था, उसके अधिकारी को बारिदे मुबाली कहा जाता था। तो यह था केंद्रीय प्रशासन। उसके बाद आया प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन देखिए, सबसे पहले जैसे आपको बताया साम्राज्य, सबसे ऊपर सुल्तान, ठीक है, फिर उसके बाद प्रांत, तो उसके लिए सूबेदार हुआ करते थे। फिर जिले आते थे, जिलों को संभालता था मुसीफान, मुसीफान बोलते थे। परगना को संभालता था शिखदार, और ग्राम को प्रधान संभालता था। तो ये ऐसा है, साम्राज्य के लिए सुल्तान, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, प्रांत के लिए सूबेदार, सरकार जो जिला जिसे बोलते थे उसे मुसीफान संभालते थे, उसे मुसीफान कहते थे। परगना को जो देखते थे जिसे तहसील भी कह सकते हैं, वो शिकदार था। उसके बाद आता था ग्राम, जिसे बोलते थे प्रधान, संभालते थे। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था, शेरशाह सूरी का साम्राज्य जो था वो काफ़ी विस्तृत था। उसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट कर रखा हुआ था। प्रांतों को सूबा कहा जाता था। प्रत्येक सूबे का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार था। शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य को 47 भागों में विभाजित किया था, जिसमें 19 जिले केवल बंगाल में ही थे, ठीक है, क्योंकि बंगाल में आक्रमण बहुत हुआ करते थे। यह बंगाल, प्रॉपर बंगाल, ठीक है, जो उस टाइम हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश तो अलग था ही नहीं, ठीक है, अलग नहीं था बांग्लादेश, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे सूरवंश, जिलों का शासन। प्रत्येक जिलों में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, ठीक है, जो जिलों का शासन हुआ करता था, जिसे बोलते थे शिकदार व शिकादारान या मुसीफान। तो जो शिकादार होते थे वो सैनिक अधिकारी होते थे, मुसीफान ये राजस्व अधिकारी होते थे। जो राजस्व अधिकारी होते थे इनका पद ज़्यादा बड़ा माना जाता था। आगे देखिए तहसील का शासन। प्रत्येक जिला अनेक परगना में बटा हुआ था, ठीक है, प्रत्येक जो जिला था अनेक परगना यानी तहसील में बटा हुआ था। अब्बास खान शेरवानी के अनुसार शेर शाह के साम्राज्य में परगनों की संख्या थी 1,13,000। शिकादार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था जिसका कार्य परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। उसके बाद आया ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन शेरशाह के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। गांव का प्रमुख अधिकारी गांव का मुखिया होता था, जो गांव में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था, जबकि गांव का दूसरा अधिकारी पटवारी था, जो कृषकों तथा उसकी भूमि और उपज का ब्यौरा रखता था, ठीक है। तो ये गांव के 2 प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। उसके बाद देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था कैसे थी। शेर शाह के लिए वित्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का जो मुख्य स्रोत था वो भूमि कर, ठीक है, भूमि पर लगने वाला कर था, टैक्स, जिसे लगान अथवा भूमि कर कहा जाता था। उसने उत्पादन का 1/3 लगान के रूप में वसूला। अपवाद मुल्तान, क्योंकि मुल्तान में 1/4 वसूला जाता था। शेर शाह के समय लगान नगद तथा अनाज दोनों के रूप में छूट थी। प्रेफरेंस नगद को दिया जाता था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो कि 29 उंगल और 32 इंच के बराबर आता था। तो इससे भूमि को मापा जाता था। तो भू राजस्व व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी। सड़कें व सराय कैसे थे। शेर शाह ने अनेक सार्वजनिक कार्य किए। शेर शाह ने उसने सर्वप्रथम कार्य सड़कों का निर्माण, उसकी मुरम्मत और यात्रियों के लिए सराय का निर्माण आदि शामिल है। शेर शाह द्वारा बनाए गए 4 प्रमुख सड़कें देखिए। सड़कें आजम, दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक। पहली सड़क को सड़कें आजम कहा गया, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी आगरा से बुरहानपुर, तीसरी आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक, और चौथी लाहौर से मुल्तान। तो 4 प्रमुख सड़कें जो शेर शाह के द्वारा बनाई गई। पहली सड़कों को सड़कें आजम कहा गया, जो दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। शेर शाह द्वारा बनाई गई सड़कों में पहली सड़क को सड़कें आजम कहा गया, ये तो आपको अभी बताया। इससे आगे चलकर उसी सड़क को लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड को पुकारा,
ठीक है, सड़की आजम को। बाद में उसका नाम चेंज किया, जीटी रोड किया गया। इसका जो आधुनिक नाम NH2 है, ये देखिए जो ये जा रहा है, तो ये कहा जाता है इसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। बाद में तो सरकारें आई, गवर्नमेंट आई, उन्होंने आगे बहुत सी सड़कों का निर्माण करवाया, मॉडिफाई करवाई हैं। बाकी जो श्रेय जाता है शेर शाह सूरी को ही जाता है सड़कों को निर्माण के लिए, जीटी रोड के लिए। शेर शाह ने लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था, जैसे कि बसों के पास स्टॉपेज हो गई या और जगह होगी, आराम गाहें होती हैं, तो वहाँ पे जो मुसाफिर थे वो आराम कर सकें। आगे शेर शाह सूरी की मुद्रा सुधार, ठीक है, मुद्रा व्यवस्था कैसी थी। शेर शाह का दूसरा प्रमुख कार्य माना जाता है वो मुद्रा सुधार था। उसके शासनकाल में कुल 23 तस्कालें थी। उसने सोने, चांदी और तांबे के बढ़िया मानक के सिक्के चलवाए। सोने का सिक्का अशरफ कहलाता था, जो कि 167 ग्रेन का था। चांदी का सिक्का 180 ग्रेन का होता था। तांबे का सिक्का 380 ग्रेन का था, जिसे पैसा कहते थे। उसने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद, टकसाल का नाम अरबी भाषा और देवनागरी दोनों में खुदवाया, ठीक है। इसमें अरबी भी लिखी होती थी और देवनागरी दोनों लिखी होती थी। तो ये थे शेर शाह के सिक्के, ठीक है। इम्पोर्टर रहे, ये देखिए कितने कितने ग्राम का कौन कौन सा सिक्का था। शेर शाह सूरी की सैन्य व्यवस्था कैसी थी। शेर शाह ने एक विशाल सेना का निर्माण किया। शेर शाह स्वयं अपनी सेना का सेनापति था और उसकी भर्ती करता था, ये आपको पहले ही बताया। हिंदू ब्रह्मजीत गौड़ शेर शाह का सेनापति था। सैनिकों को नगद वेतन तथा अधिकारियों को जागीर दी जाती थी। जो सैनिक होते थे उनको कैश दिया जाता था, लेकिन उसके ऊपर जो अधिकारी होते थे उनको ज़मीन जागीरें दी जाती थी वेतन के रूप में। 1.5 लाख घुड़सवार थे, ठीक है। इसकी सेना में 1.5 लाख क्या थे, घुड़सवार थे। 25,000 पैदल यात्री थे। 5,000 हाथी थे और पर्याप्त तोप खाना था। शेर शाह सूरी की जो सैन्य व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी। तो ये है हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो शेर शाह सूरी के बारे में। वीडियो कैसी लगी शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किएगा, जिससे अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए